हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। तो इसका जो पार्ट 1, 2, 3 और 4 चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1, 2, 3, 4 में हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपको जानना है तो चैनल पर जाइएगा, लिंक आप सर्च कीजिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज हम इसका पार्ट 5 शुरू कर रहे हैं। चैप्टर बहुत लंबा है, इसको इसलिए पार्ट में हम कवर कर रहे हैं। तो बुक में जो है ये 4th जो इसका हेडिंग दे रखा है, यूथ इन नाजी जर्मनी। तो लेकिन ये जो मैं पढ़ा रही हूँ वो पार्ट 5 में है। ठीक है, तो नहीं तो वीडियोस जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, तो कभी कभी किसी किसी बच्चे को जो है इंटरेस्ट भी नहीं आता कि बहुत लंबी वीडियोस है, इसलिए हम इसको शॉर्ट करके कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम इसको शुरू कर लेते हैं। यूथ इन नाजी जर्मनी की नाजी जर्मनी में जो यूथ था, वहाँ के जो नवयुवक थे वो कैसे थे। हिटलर वॉज फाइनेंशियली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। He felt that a strong Nazi society could be established only by teaching children। तो हिटलर जो था वो नाजी जो मतलब देश था जर्मन, उसकी जो नवयुवक थे उसको ना उसकी जो उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था। वो उसकी आइडियोलॉजी ये कहती थी कि मैं सबको ही नाजी संगठन में ज्वाइन करवाऊंगा और नाजी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करवाऊंगा, और कि जो जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं ज्यूज लोगों से चिढ़ता हूँ या फिर अपंग लोगों से चिढ़ता हूँ, क्रिपल्ड से है ना, ज्यूज से चिढ़ता था, क्रिपल्ड से चिढ़ता था, जिप्सी लोगों से चिढ़ता था, तो ऐसे ही मैं उन बच्चों को बनवाऊंगा। मतलब कहते हैं ना, देश का भविष्य हमारे नवयुवकों के हाथ में होता है। तो वो जो नवयुवक थे वहाँ के, उनको वो कुछ अलग ही दिशा में लेके जा रहा था। तो ही फेल्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कुड बी एस्टेब्लिश ओनली बाय टीचिंग द चिल्ड्रन। उसका सोचना था कि स्ट्रॉन्ग जो नाजी सोसाइटी बनेगी तो सिर्फ बच्चों को ना पढ़ाकर शिक्षित कर कर उनको बन सकती है। मतलब वो शिक्षा वो वाली नहीं, वो अलग ही तरह से शिक्षा दिलवाता था बच्चों को। तो देखेंगे कैसे करता था। नाजी आइडियोलॉजी दिस रिक्वायर्ड अ कंट्रोल ओवर द चाइल्ड बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड स्कूल। नाजी आइडियोलॉजी जो थी उसमें यह था कि बच्चे के ऊपर हमारा अंदर और बाहर दोनों तरीके से जो कंट्रोल होना चाहिए। व्हाट हैपेंड इन स्कूल्स अंडर नाजिज्म। तो नाजिज्म के दौरान स्कूल्स में क्या होता था। ऑल स्कूल्स वर क्लीन एंड प्योरीफाइड। सारे स्कूल्स जो थे क्लीन और प्योरीफाइड थे। मतलब ऐसा नहीं है गंदे मंदे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो साफ सुथरे होते थे। दिस मीन दैट टीचर्स हु वर ज्यूज और सीन एज पॉलिटिकली अनरियलेबल वर डिसमिस्ड। इसका मतलब यह है, ऐसा नहीं है कि वो साफ सुथरे थे, भाई साफ सुथरे तो थे, लेकिन क्लीन और प्योरीफाइड का मतलब यह है कि उसमें जो टीचर्स थे ना वो ज्यूज नहीं हो सकते थे। जो ज्यूज लोग थे, यहूदी जो लोग थे, वो वैसे लोग नहीं हो सकते थे उसमें ना। ज्यूज तो बहुत दूर रखा जाता था हर चीज़ से। तो जर्मन्स एंड ज्यूज कुड नॉट सिट टुगेदर और प्ले टुगेदर। जर्मन्स और ज्यूज जो लोग थे, जो उनके जो बच्चे थे, वो ना तो एक साथ बैठ सकते थे और ना ही एक साथ खेल सकते थे। अनडिजायरेबल चिल्ड्रन, जो सब्सिक्वेंटली अनडिजायरेबल चिल्ड्रन। अनडिजायरेबल का मतलब है वो बच्चे जो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिनकी ब्लू आइज नहीं है, फिर जो गोरे सुंदर नहीं है, जो ब्लॉन्ड नहीं है, मतलब जिनके ब्राउन बाल नहीं है, तो वो श्रेणी में नहीं आते और ज्यूज लोगों के साथ वो बच्चे नहीं बैठ सकते हैं। द फिजिकली हैंडीकैप्ड, या फिर जो लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं वो नहीं आएंगे इस कैटेगरी में। जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल्स एंड फाइनली इन द 1940s दे वर टेकन टू गैस चैम्बर्स। और जो जिप्सीज बच्चे थे वो इन स्कूलों में नहीं आएंगे, उनको निकाल फेंको। उनका कहना था कि उनको निकाल फेंको यहाँ से, और फाइनली 1940 में उनको जो है गैस चैम्बर्स में डाल दिया गया। उनका कहना था कि ऐसे बच्चे या उन यहूदी लोगों के, ज्यूज के बच्चे, जिप्सीज के बच्चे, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उनको यहाँ नहीं रखा जाएगा, उनको यहाँ से निकाल फेंको या फिर उनको गैस चैम्बरों में ले जाकर डाल दो। ये सब इसलिए था क्योंकि ना वो अपने स्कूल को बहुत ज़्यादा साफ सुथरा रखना चाहते थे, जो नाजी लोग थे, जो हिटलर का ऑर्गेनाइजेशन था। तो गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग स्कूल। क्या था कि वहाँ पर जो गुड जर्मन बच्चे थे, उनका जो सब्जेक्ट था कि नाजी स्कूलिंग ही उनका सब्जेक्ट होता था, कि नाजियों के हिसाब से वो लोग जिए, उनके हिसाब से हर बच्चा सीखे। बचपन से ही उनके अंदर ऐसी भावना डाल दी जाती थी कि वो ज्यूज बच्चों से चिढ़ेंगे, ज्यूज बच्चों के साथ जेलसी रखेंगे, उनके साथ नहीं मिलेंगे घुलेंगे, इस तरीके से। तो क्या था, उनको इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती, जैसे होता है ना आतंकवादी बनाया जा रहा है बच्चों को, इस तरीके से उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। स्कूल्स टेक्स्ट बुक्स वर रीराइटन, उनकी जो टेक्स्ट बुक थी इस तरीके से रीराइटन करी जाती थी। रेशियल साइंस वॉज इंट्रोड्यूस टू जस्टिफाई, और उनके बीच में ना इंट्रोड्यूस कराने के लिए रेशियल साइंस बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि रेशियल साइंस की बुक का मतलब है कि रेस बताई थी मैंने अभी आपको पिछले, कि कौन कितनी रेस ऊपर है, कौन कितनी नीचे है। उनका कहना था कि जो हम आर्यन लोग हैं, जो हमारे आर्यन, जो हमें आर्यन हैं, वो हम सबसे टॉप की रेस में आते हैं, और जो जीव्स लोग हैं वो नीचे की रेस में आते हैं। तो इसलिए वो कहते थे कि रेसियन साइंस उन्होंने पढ़ाई थी। नाजी आइडियाज ऑफ रेस, ठीक है। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलाइज्ड इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस। स्टीरियोटाइप्स बना हुआ था वहाँ पर कि ज्यूज लोगों के साथ नहीं बैठना है, ये बहुत गंदे लोग हैं, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, और ये काले होते हैं, जो मतलब स्टीरियोटाइप्स बना हुआ था उनका। कि स्टीरियोटाइप्स यही था कि नाजी लोग जो थे, वो जर्मन बच्चे जो हैं वही नाजी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करेंगे आगे चलकर।
तो चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, चिल्ड्रन बच्चों को जो वहाँ पर पढ़ाया जाता था उनको लॉयल बनाया जाता था, हिट ज्यूज, और उनको ज्यूज लोगों से हिट करना सिखाया जाता था, एंड वर्शिप हिटलर, और हिटलर की पूजा करना सिखाया जाता था कि भाई हिटलर ही है जो कुछ है, हिटलर की पूजा करो तभी सब कुछ अच्छा रहेगा। बच्चे शुरू से ही उसको अपना आइडल मानते थे, उसको अपना मसीहा मानने लगे थे कि भाई हाँ हिटलर की ही पूजा करनी है। तो फिर इवन द फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स वाज टू नर्चर स्पिरिट ऑफ वायलेंस एंड एग्रेशन अमोंग चिल्ड्रन, बल्कि क्या होता था कि वहाँ पर स्पोर्ट्स के फंक्शन भी ऑर्गेनाइज कराए जाते थे जिसमें कि बच्चों को वायलेंस करना सिखाया जाता था, हिंसा करना सिखाया जाता था, और बच्चों को जो है एग्रेसिव बनाया जाता था, उनको आक्रामक बनाया जाता था जिससे कि बच्चे हिंसा करें, लड़े झगड़े, उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती थी। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हीटेड, हिटलर का हार्टेड सॉरी आयरन, हिटलर का विश्वास था कि बॉक्सिंग जो है, बॉक्सिंग ही बच्चों के अंदर जो है मतलब फौलाद वाला सीना बना सकती है, कहते हैं ना आयरन हार्टेड बना सकती है, बच्चों को फौलाद बना सकती है, स्ट्रॉन्ग और मस्कुलिन यानी मजबूत बना सकती है, और उनको मर्द बना सकती है, वो उसका कहना था हिटलर का। यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, जो वहाँ पर जो बड़ी बड़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी वो बच्चों को जो है ये जो है जो वहाँ की नाज़ी जर्मनी की जो ऑर्गेनाइजेशन थी तो उसको जो है बनाने के लिए जिम्मेदार थी, मतलब उनकी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी वो नए नए बच्चों को इस चीज़ के लिए पैदा करते थे, उनको खड़ा करते थे उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म, ये जो है एक नेशनल सोशलिज्म की भावना जो है बच्चों के अंदर पैदा करते थे, जो वहाँ की राष्ट्रीय एकता की भावना उनके अंदर पैदा होती थी। 10 years old हैड टू एंटर जंग वॉक, 10 साल के जो अगर बच्चे होते थे तो वो जंग वॉक को ज्वाइन करते थे। ठीक है, तो जंग वॉक है, ये लिख रहा है यहाँ पर, मैं दिखा देती हूँ आपको। जंग वॉक, तो जंग वॉक मीन्स होता है नाजी यूथ ग्रुप्स फॉर चिल्ड्रन बिलो 14 years ऑफ एज, 14 साल से नीचे के बच्चों का ग्रुप जंग वॉक को ज्वाइन करता था। ठीक है, और फिर क्या था, एट द 14 ऑल बॉयज हैड टू ज्वाइन द नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और 14 साल के बच्चे जितने भी लड़के होते थे वो सब नाजी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते थे। हिटलर यूथ, जिसको कि हिटलर यूथ कहा जाता है, नाजी यूथ कह लो या फिर हिटलर यूथ कह लो, वेयर दे लर्न टू वर्शिप वॉर, जहाँ पर वो क्या करते थे, लड़ाई लड़ना सीखते थे, लड़ाइयों की पूजा करना सीखते थे। ग्लोरीफाई एग्रेशन, जहाँ पर वो हिंसक बनते थे, एंड वायलेंस, ठीक है, कंडेम डेमोक्रेसी, जहाँ डेमोक्रेसी सीखते थे, एंड हेट द ज्यूज, और ज्यूज से नफरत करना सीखते थे, कम्युनिस्ट से नफरत करना सीखते थे, जिप्सीज से नफरत करना सीखते थे, एंड ऑल दोज कैटेगरीज एज अनडिजायर, और ऐसी सारी कैटेगरीज जो कि अनडिजायरेबल हैं। अनडिजायरेबल मीन्स जो इस योग्य नहीं होती थी, कौन कौन नहीं होते थे इस योग्य, जिनकी नीली आंखें नहीं होती, जो बियॉन्ड होते थे, जो क्रिपल्ड होते थे मतलब अपंग होते थे, मतलब जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे। आफ्टर अ पीरियड ऑफ नाइग्रस आइडियोलॉजिकल एंड फिजिकल ट्रेनिंग दे ज्वाइन द लेबर सर्विस, और जब उनका ये सारा पीरियड खत्म हो जाता था ना, 14 साल 10 साल से 10 साल के बच्चों का या 14 साल से नीचे के बच्चों का, या फिर थोड़े से वो और बड़े होते थे, ये जब 18 years के जब हो जाते थे तो उसके बाद वो लेबर सर्विस को ज्वाइन करते थे, है ना, लेबर सर्विस को ज्वाइन करते थे यूजुअली एट द एज ऑफ 18, देन दे हैड टू सर्व इन द आर्म फोर्स, उसके बाद वो आर्म फोर्सेज में चले जाते थे, एंड एंटर वन ऑफ द नाजी ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद नाजी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हिस्सा ले लेते थे। देखो नाजी ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी कर लो कैसे भी कर लो, बचपन से लेके बड़े होने तक उनको नाजी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना ही होता था, क्योंकि वहाँ पर तो उनको हिटलर की पूजा करना बताया जाता था। द यूथ लीग ऑफ द नाजीज वॉज फाउंडेड इन 1922, ठीक है, तो 1922 में क्या हुआ था, यूथ लीग जो स्टार्ट हुई थी नाजीज की। 4 years लेटर इट वॉज रीनेम्ड हिटलर यूथ, उसके बाद 4 साल के बाद इसका नाम जो है दोबारा पड़ा हिटलर यूथ। ठीक है, पहले तो थी ये नाजी संगठन जो था ये यूथ लीग के नाम से जाना जाता था, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 4 साल के बाद इसको हिटलर यूथ के नाम से जाना जाने लगा। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल ऑल अदर यूथ ऑर्गेनाइजेशन वर सिस्टमेटिकली डिसॉल्व एंड फाइनली बैंड, सबसे पहले जो थे नाजी कंट्रोल चला था, उसके बाद बहुत सारे जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन बने, है ना, और उसके बाद वो सारे जो है सिस्टमेटिकली ढंग से फाइनली बंद होते चले गए, लेकिन जो नाजी कंट्रोल था वो हमेशा के लिए रहा, वहाँ पे सिर्फ नाजी संगठन का ही बोलबाला था। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखो इस पोस्टर में दिखाया गया है कि ज्यूइश चिल्ड्रन अराइविंग एट अ डेथ फैक्ट्री टू बी गैस, ठीक है, गैस की एक डेथ फैक्ट्री है, वहाँ पर ज्यूइश बच्चे हैं जिनको पहुँचाया गया है। ठीक है, ये वाले जो बच्चे हैं डिज़ायरेबल चिल्ड्रन है, ये डिज़ायरेबल चिल्ड्रन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये बियॉन्ड है ना, ब्लू आइज हैं इनके, गोरे हैं। तो हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाई, हिटलर चाहता था ऐसे बच्चों को कि हमारा जो देश है जर्मन, इसमें ऐसे ही लोग आए जो मल्टीप्लाई होते रहे इस तरीके से। और ये जर्मन ब्लडेड इन्फेंट विद हिज मदर बीइंग ब्रॉट फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप टू एन एग्जिट पोलैंड फॉर सेटलमेंट। ठीक है, ये वो ज्यूज नहीं सॉरी नाजी संगठन का बच्चा है। ठीक है, चलिए, क्योंकि देखो इसमें यहाँ स्वास्तिक बना हुआ है, स्वास्तिक का निशान बना होता था इन लोगों के ऊपर, ये बना हुआ है स्वास्तिक का निशान। ठीक है, चलिए अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, द नाजी कल्ट ऑफ मदरहुड। तो चिल्ड्रन इन नाजी जर्मनी
radically different from men. Children in Nazi Germany were repeatedly told that women were radically different from men. नाजी जर्मनी में बच्चों को सिखाया जाता था, मतलब वो बड़े होकर भी यही बने, सिखाया जाता था कि जो वहाँ की औरतें हैं वो आदमियों से डिफरेंट हैं. The fight for equal rights for men and women that had to become part of democratic struggles everywhere was wrong and it would destroy society. उनका कहना था कि मेंस जो हैं उनको सारे अधिकार प्राप्त हो, उनको हर चीज़ का अधिकार मिले, लेकिन जो वुमेन है, वुमेन जो हैं बिकम पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रगल, ये लोग जो है एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का पार्ट होंगी. एवरीवेयर वॉज रॉन्ग एंड इट वुड डिस्ट्रॉय सोसाइटी. और ये अगर वुमेन ऐसी होंगी, मतलब वुमेन नहीं कर सकती थी ये सारे काम, नहीं तो क्या है कि वो हमारी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय कर देंगी, यानी कि वो हमारे समाज को नष्ट कर देंगी. उनका कहना था कि वाइल बॉयज़ वर टॉट टू बी एग्रेसिव, जहाँ पर लड़कों को पढ़ाया जाता था कि लड़के एग्रेसिव कैसे बने, मतलब आक्रामक कैसे बने, गुस्से वाले कैसे बने. मैस्कुलिन एंड स्टील हार्टेड, मतलब मर्दाना होना चाहिए वो, एंड स्टील हार्टेड मतलब उनका जो सीना है वो फौलाद की तरह होना चाहिए. गर्ल्स वर टोल्ड दैट दे हैड टू बिकम गुड मदर्स एंड रियल पुअर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन. उनका कहना था कि लड़कियां जो है कैसे बच्चे पैदा करें. लड़कियों को मतलब उनका ये कहना था कि लड़के तो फौलाद जैसे होने चाहिए, मर्द होने चाहिए वो, लेकिन लड़कियां जो है ऐसी होनी चाहिए जो आगे चल के एक अच्छी माँ बन सकें, मतलब उनका ये बच्चे पैदा कर सकें वो, और बच्चे ऐसे हो जो आर्यन कैटेगरी में आते हों, आर्यन जर्मन जो हैं उसमें कैटेगरी में आते हों. तो गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द रेस. गर्ल जो लड़कियां हैं वहाँ की, उनको ये रेस की जो प्योरिटी है उसको मेंटेन करना है. रेस की प्योरिटी का मतलब है कि कौन हाई रेस पर जाता है, कौन निचली रेस पर जाता है, यानी जो टॉप में आते हैं वो आर्यंस आते हैं, तो उसमें ही उसकी तरह से होना चाहिए बच्चे, मतलब वो पीढ़ियों का अगर बढ़ाएं तो इस तरीके से बढ़ाएं, और जो ज्यूस टाइप के लोग हैं उस कैटेगरी में ना जाएं, मतलब वो इस रेस की प्योरिटी को ध्यान दें. डिस्टेंस ओके चलिए. देमसेल्फ फ्रॉम ज्यूज, उनको जो है ना ज्यूज बच्चों से दूरी बनाकर रखनी है. लुक आफ्टर एट द होम, घर पर रहकर वो घर की देखभाल करें. एंड टीच देयर चिल्ड्रन नाजी वैल्यूज़, और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ सिखाएं कि नाजी संगठन को कैसे ज्वाइन करना है. दे हैड टू बी द बेरर्स ऑफ द आर्यन कल्चर एंड रेस, उनको सबको जो है आर्यन कल्चर और रेस के बारे में बताएं. उनको मतलब सबको जो है आगे चलकर आर्यन कल्चर में ही शामिल होना है. ओके. In 1933 हिटलर said in my state the mother is the most important citizen. 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे स्टेट में जो मदर है, जो माता है, वही देश का सबसे महत्वपूर्ण नागरिक है. बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन जो नाजी जर्मनी में जितनी भी माताएं थी उनको जो है इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता था, उनको मतलब एक समान नहीं माना जाता था. ओके ठीक है. Women who bore racially undesirable children were punished and those who produced racially desirable children were aborted. तो क्या होता था यहाँ की औरतों में, क्या था यहाँ की औरतों के साथ क्या होता था, अगर वो ऐसे बच्चे पैदा करती थी जो अनडिजायरेबल हैं, जो रेशियली मतलब रेशियल के हिसाब से सही नहीं है, मतलब वो निचले रैंक में आते हैं, निचले रेस में आते हैं, सॉरी रैंक में नहीं, रेस में माना जाएगा यहाँ पर, तो निचले रेस में आते हैं, तो उन बच्चों को क्या करा था, उनको पनिशमेंट दिया जाता था. और जो माताएं ऐसे बच्चे पैदा करती थी जो डिजायरेबल चिल्ड्रन की कैटेगरी में आते हैं, उन रेस में आते हैं, उनको अवार्ड दिया जाता था. दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, उनको जो है अच्छा ट्रीटमेंट भी हॉस्पिटल्स में मिलता था. एंड वर ऑल्सो एंटाइटल टू कंसेशन इन शॉप्स एंड ऑन थिएटर टिकट्स एंड रेलवे फेयर्स. उनको क्या होता था, रेलवे फेयर्स में और जो शॉप्स वगैरह में कंसेशन भी दिया जाता था. ठीक है. टू एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मैनी चिल्ड्रन, और जो बच्चों को, औरतों को प्रोत्साहित करने के लिए उनसे कहा जाता था कि हाँ भी वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे पैदा करें, जर्मन जो गुड जर्मन हों. ऑनर क्रॉस वर्ड अवार्ड, उनको जो है सम्मान में उनके अवार्ड भी घोषित किए गए थे, अवार्ड दिए जाते थे. अब ब्रॉन्ज क्रॉस वॉज गिवन फॉर चिल्ड्रन, जिसके 4 बच्चे होते थे उसको ब्रॉन्ज का क्रॉस दिया जाता था, मतलब क्रॉस वाले अवार्ड दिए जाते थे उनको, इस टाइप से क्रॉस वाले. ठीक है. और एंड सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर. ठीक है, यानी कि कितने पे ब्रॉन्ज दिया जाता था, ब्रॉन्ज का क्रॉस दिया जाता था 4 बच्चों पर, सिल्वर का दिया जाता था 6 पर, और गोल्ड दिया जाता था 8 पर या फिर उससे ज़्यादा पर. ठीक है, इस तरीके से. ऑल आर्यन वुमेन हु डिवेटेड फ्रॉम द प्रेस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट वर पब्लिकली कंडेम्ड एंड सीवियरली पनिश्ड. जितनी भी आर्यन वुमेन्स थी उनको अवार्ड दिए जाते थे, और जो अनडिजायरेबल बच्चे पैदा नहीं करती थी उनको पनिशमेंट दिया जाता था. दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ज्यूज, और जो लेडीज़ जो थी जिनके जो है कांटेक्ट थे ज्यूज औरतों से, जैसे होता है ना फ्रेंडशिप वगैरह होती है, तो ज्यूज से संपर्क थे उनके, पोल्स से थे या फिर रशियन से, पोल्स मतलब पोलैंड वालों से या फिर रशियन वालों से. वर परेड थ्रू द टाउन, उनको जो है टाउन में, पूरे टाउन में परेड करनी पड़ती थी, सबके सामने घुमाया जाता था उनको. विथ शेप्ड हेड्स, उनका सर जो है
गंजा करके, बिल्कुल उनका सर जो है बिल्कुल गंजा कर दिया जाता था, ब्लैक एंड फेस को काला कर दिया जाता था, एंड प्ले कार्ड्स हैंगिंग अराउंड देयर नेक्स अनाउंस, और उनके गले में कार्ड डाल दिया जाता था चारों तरफ, जिस पर लिखा होता था आई हैव सुलाइड द ऑनर ऑफ द नेशन, मैंने राष्ट्र के सम्मान में मतलब नीचता जाहिर की है, या मैंने राष्ट्र के प्रति असम्मान व्यक्त किया है, इस तरीके से कुछ भी ऑनर ऑफ द नेशन के सलाइड आई हैव सलाइड द ऑनर ऑफ द नेशन उनके गले में डाल दिया जाता था, इसलिए मतलब मुझे ये सज़ा मिली है। तो मैंने रिसीव्ड जेल सेंटेंसेज एंड लॉस्ट सिविक ऑनर एज वेल एज देयर हस्बैंड्स एंड फैमिलीज फॉर दिस क्रिमिनल ऑफेंस सॉरी। तो क्या था, जितनी भी औरतें थी इस टाइप की, तो उनको बहुत सारी को तो जेल में डाल दिया गया था इस तरीके से, और उनको उनकी फैमिली उनके हस्बैंड को इस काम के लिए अपराधी भी घोषित किया गया था, उनकी पूरी पूरी फैमिली को मतलब अपराधी घोषित कर दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक आता है द आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा। अभी जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था वो क्या कला थी, तो प्रोपेगेंडा मैंने पहले भी बताया है, पहले की वीडियोस में बताया है कि जैसे मान लीजिए टीवी पर ऐड आ रहे हैं ना, ऐड आ रहे हैं, फिर कोई मैगजीन है, कोई न्यूज़पेपर है, उसमें कुछ चीज़ पब्लिश हो रही है, कुछ दिखाया जा रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो वो इस तरीके से प्रदर्शित किया जाए लोगों के सामने जो हमें सच लगने लगे कि भाई हाँ भाई ये तो बिल्कुल सच बात है। तो ऐसा ही एक आर्ट थी, प्रोपेगेंडा फैलाया गया था नाजी ऑर्गेनाइजेशन का कि भाई यही लोग हैं जो जर्मन लोगों को, जर्मन की जो इतनी बेइज्जती हुई है, जर्मनी में जो इतना बुरी हालत हो गई है, तो उसको उसकी जनता को वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। द नाजी रेजिम यूज लैंग्वेज एंड मीडिया विथ केयर एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट। नाजी रेजिम के अंतर्गत क्या था, इन लोगों का ना भाषा पर बहुत अच्छा नियंत्रण था, ये लोग बोलते बहुत अच्छा थे, इनका जो मीडिया पर और लैंग्वेज पर बहुत अच्छा नियंत्रण था, एंड ऑफन टू ग्रेट इफेक्ट, और सबका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। द टर्म्स दे क्वाइन टू डिस्क्राइब देयर वेरियस प्रैक्टिस आर नॉट ओनली डिसेप्टिव, दे आर चिलिंग। वो जो काम करते थे बहुत आराम से करते थे, इतना अच्छा बोलते थे, मतलब जो कहते हैं ना हिटलर भी, जब हिटलर बोलता था ना तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते थे, जब वो बोलता था तो लोग उसको सुनते के सुनते ही रह जाते थे, इतना इंटरेस्टिंग बोलता था वो। तो नाजीज नेवर यूज टू वर्ड्स किल और मर्डर इन देयर ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। क्या करते थे नाजीज, वो कभी भी जो ये वर्ड है ना किल, मारना और या फिर मर्डर, ये जो अपने नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज़ नहीं करते थे, मर्डर या फिर किल कभी यूज़ नहीं करते थे वो। मास किलिंग्स वर टर्म्ड स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन, यूथेंशिया फॉर द डिसेबल्ड सेलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इवेक्यूएशन, इस टाइप के जो वर्ड्स थे वो लोग यूज़ करते थे। तो मास किलिंग वर्ड स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब है कि इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, जैसे कोई अपराधी है तो उसको स्पेशल तो ऐसा नहीं है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट दिया जाए, नहीं, उनके स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब ये होता था कि इसको गैस चैम्बर में डाल दो, उसको इलेक्ट्रिक वायर्स के बीच डाल दो, इसके कपड़े उतार लो, इसके जूते चप्पल उतार लो, इस तरीके से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था। फाइनल सोल्यूशन का मतलब है मार दो इसको, हाँ, है ना। यूथेंशिया का मतलब है कि गवर्नमेंट की परमिशन लेके कि हाँ भाई इसको मार दिया जाए, तो यूथेंशिया प्रोग्राम चलाया था उन्होंने। सिलेक्शन भी करते थे वो, एंड डिसइंफेक्शन, तो डिसइंफेक्शन का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि कहते हैं ना जैसे कोविड-19 के टाइम पे आइसोलेटेड हो गए थे, इन्फेक्शन फैल रहा था, तो हमें डिसइंफेक्शन के लिए सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए था, अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए था, इस तरीके से। तो उनका कहना था कि डिसइंफेक्शन मतलब जो हमारे देश में गंदगी फैल रही है ना ज्यूज लोगों से, उनको निकाल फेंको यहाँ से, उनको मार दो, उनको इलेक्ट्रिक वायर्स में डाल दो, उनको गैस चैम्बर्स में डाल दो, तभी तो हमारा ये देश जो है डिसइंफेक्शन होगा। तो डिसइंफेक्शन कर दो इसे, तो मीन डिपोर्टिंग पीपल टू द गैस चैम्बर्स। ठीक है। तो डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड, तो क्या आप लोग जानते हो कि गैस चैम्बर्स को हम क्या कहते थे? दे वर लेवल्ड डिसइंफेक्शन, उनको ही डिसइंफेक्शन एरियाज कहा जाता था, कि मतलब जो जीव्स लोग हैं वो इन्फेक्टेड हैं, वो लोग इन्फेक्टेड हैं, तो इन सबको जो है डिसइंफेक्शन एरियाज में डाल दो। एंड लॉक्ड लाइक बाथरूम्स इक्विप्ड विद फेक शावर हेड्स, और उनके जो सॉरी लॉक नहीं है लुक्ड है, एंड लुक्ड लाइक बाथरूम, और वो बिल्कुल बाथरूम की जैसे दिखते थे, जैसे कि उसमें फेक शावर हेड्स लगे हुए हैं, इस तरीके से उनके डिसइंफेक्शन एरियाज होते थे। मीडिया वॉज केयरफुली यूज टू विन सपोर्ट फॉर द रिजाइम एंड पॉपुलराइज इट्स वर्ल्ड व्यू। मीडिया ने जो नाजी लोगों का जो वर्ल्ड व्यू था उसे बहुत अलग तरीके से दिखाया, मीडिया ने भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। नाजी आइडियाज़ वर स्प्रेड थ्रू विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, रेडियो पोस्टर्स, कैची स्लोगन एंड लीफलेट्स। जो नाजी आइडियाज़ थी, जो नाजी ऑर्गेनाइजेशन फैला रही थी ना जगह जगह की, जीव्स लोग ऐसे होते हैं, ये गंदे होते हैं, खतरनाक होते हैं, इनका चेहरा ऐसा होता है, ये बहुत बेकार होते हैं, तो इनके जो आइडियाज़ थे ये इमेजेस के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, कैची स्लोगन्स बना बना के लोग इसको जगह जगह सड़कों पर छापते थे, मतलब ये आइडिया बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे। इन पोस्टर्स ग्रुप्स आइडेंटिफाई एज द एनिमीज ऑफ जर्मन्स वर स्टीरियोटाइप्ड, मोक्ड, एब्यूज्ड एंड डिस्क्राइब्ड एज इविल। तो पोस्टर्स में ना इन ज्यूज लोगों को बिल्कुल ऐसे दिखाया जाता था जैसे कि देश के दुश्मन हैं, एक स्टीरियोटाइप बन गया था कि हाँ ये लोग बहुत गंदे होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, कि इन सबसे दूर रहना चाहिए, ये हमारे समाज के दुश्मन हैं, इविल मीन्स दुश्मन।
सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिग्निफाइड। सोशलिस्ट जो लोग होते थे, सोशलिस्ट देखो मैं फिर बताऊंगी, मैंने कई बार बताया, सोशलिस्ट जो लोग होते हैं मतलब जो देश के जो रिसोर्सेज है ना वो चाहते हैं कि इसका फ़ायदा आम जनता को भी और सबको मिले, तो वो लोग सोशलिस्ट होते हैं, ठीक है। और लिबरल्स तो वही होते हैं जो कहते हैं कि हाँ भाई ये काम क्यों हो रहा है, वो काम क्यों हो रहा है, इस तरीके के लोग लिबरल्स होते हैं। शॉर्ट में बता दिया है मैंने, बाकी आपको पहले के लेसन्स की वीडियोज़ में सब मिल जाएगा आपको अगर आप पढ़ोगे तो लिबरल्स वर्ल्ड रिप्रेजेंटेड उन लोगों को वीक और डिग्नरेट का दर्जा दिया जाता है कि हाँ ये लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो इन्हें भी मारो, इन्हें भी कूटो, इन्हें भेज दो यहाँ से। तो देवर अटैक्ड एज मॉलिशियस फॉरेन एजेंट्स, देवर अटैक्ड एज द मॉलिशियस फॉरेन एजेंट। उनको क्या करा जाता था, उनको बिल्कुल फॉरेन का एजेंट बना के उन पर अटैक किया जाता है कि हाँ भाई ये जासूस हैं देश के। प्रोपेगेंडा फिल्म्स वर मेड टू क्रिएट हेटेड फॉर ज्यूज। जो प्रोपेगेंडा फिल्म्स बनती थी उस टाइम की जो बनती थी उनमें ना ज्यूज को बहुत ज़्यादा हेट नज़रों से देखा जाता, मतलब उनको नहीं बहुत ज़्यादा नफरत दिखाई जाती थी कि बहुत गंदे लोग हैं ये। द मोस्ट इन फेमस फिल्म वॉज द इटर्नल ज्यू। ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टेरियोटाइप्ड एंड मार्क्ड, और इसके लिए बहुत सारी जो फिल्में भी बनाई गई थी इनको गंदा ठहराने के लिए, क्योंकि लोग देखेंगे तो उनमें आक्रोश फैलेगा और वो आंदोलन करेंगे। नाजी संगठन जो था उनके प्रति ऐसा ही था, उन लोगों को बड़ा गंदा दिखाया जाता था, उन पर बहुत अत्याचार किए गए थे भाई उस टाइम पे। उनको फिल्मों में ऐसा दिखाया जाता था कि जैसे भाई वो लोग है ना इस तरह के गंदे कपड़े पहनते हैं, काफ्तान्स पहनते हैं, मतलब बहुत अजीब तरीके का उनको दिखाया था। वेयर एज इन रियलिटी इट वॉज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश जर्मन ज्यूज बाई अदर आउटवर्ड अपीयरेंस बिकॉज दे वर अ हाईली एसिमिलेटेड कम्युनिटी। वो कभी कभी क्या होता था बिल्कुल जर्मन्स की तरह, मतलब देखने में तो आपको बिल्कुल जर्मन्स लगते थे कि जर्मन्स की तरह ही है, लेकिन उनको पोस्टर्स के माध्यम से इन सब चीज़ों के माध्यम से ऐसा दिखाया जाता था कि हमारे समाज का सदस्य नहीं है। तो देवर रेफर्ड टू एस वर्मिन रेट्स एंड पेस्ट। उनको कहा जाता था कि ये ना कीड़े मकोड़े हैं, है ना, रेट्स है, चूहे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनसे हमें बचना चाहिए। दिस मूवमेंट्स वर कंपेयर द दोज ऑफ रोडेंट्स। इनकी जो तुलना थी, इस मूवमेंट की जो तुलना थी इनकी रोडेंट से भी करी गई थी। रोडेंट्स होते हैं ना कुतरने वाले जानवर, चूहे कीड़े मकोड़े इस तरह के रेंगने वाले, तो उनकी तुलना रोडेंट से की जाती है कि ज्यूज लोग जो होते हैं वो रोडेंट्स होते हैं। नाजिज्म वर्क ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल। नाजिज्म जो था वो लोगों के दिमाग पर काम करता था। टैप देयर इमोशन, उनके इमोशंस को कैद कर लेता था। एंड टर्न देयर हेटेड एंड एंगर ऑफ दोस मार्क्ड एंड जेल। और वो क्या करते हैं बाद में जो है अनडिजायरेबल जो लोग थे उनके साथ गंदे गंदे बर्ताव करते थे, उनका जो अत्याचार करते थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उन लोगों ने एरिस्टोक्रेसी फैला रखी थी जगह जगह, ठीक है, क्योंकि वो लोग सब नफरत का शिकार हो चुके थे। द नाजीज मेड इक्वल एफर्ट्स टू अपील टू ऑल द डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। दे साउट टू विन देयर सपोर्ट बाय सजेस्टिंग दैट नाजीज अलोन कुड सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम। तो इस काम के लिए बहुत बड़े बड़े सपोर्टर्स भी उनके साथ आए नाजीज के साथ, मतलब जो नाजीज थे वो लोग अकेले नहीं थे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्टर्स भी खड़े हुए इस चीज़ को देखने के लिए। मतलब नाजी ऑर्गेनाइजेशन जो थी इतनी ज़्यादा फैलती चली जाती, उन्होंने अपने साथ बहुत सारे सपोर्टर्स भी इस काम में मिला लिए थे। तो देखो ये पिक्चर है ना इस तरीके से दिखाई गई है कि जैसे ये ज्यूज लोग हैं, ज्यूज लोग ने आपको कैसे दबा रखा है, ठीक है। तो ये दिखाते थे ये लोग कि इसलिए ज्यूज को हमें मारना ही मारना है, किसी भी तरीके से इन पर अत्याचार करना है, उनको मारना है। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दे रखी हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई थी 1 अगस्त 1914 को, ठीक है, 1 अगस्त 1914 को। और जर्मनी कैपिटुलेट्स एंडिंग द वॉर का एंडिंग हुआ था कब, नवंबर 9 1918 को, है ना। प्रोक्लेमेशन ऑफ द व्यमार रिपब्लिक कब बनी, 9 नवंबर 1918 को। ट्रीटी ऑफ वर्साइल की संधि कब हुई, 28 जून 1919 को। हिटलर बिकम्स चांसलर ऑफ जर्मनी। हिटलर जो था जर्मनी का चांसलर कब बना, उसने चांसलरशिप ली थी ना, चांसलरशिप ली थी ना उसने, सॉरी, तो जनवरी 30 को 1933 को, ठीक है। जर्मनी इन्वेट्स पोलैंड। जर्मनी ने पोलैंड को इन्वेट्स किया था बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी कब, सितंबर 1 1939 को। फिर क्या है, जर्मनी इन्वेट्स द यूएस। जर्मनी ने यूएसएसआर को भी इन्वेट किया था कब, 22 जून 1941 को, ठीक है। फिर मास मर्डर ऑफ ज्यूज बिगिंस। लगातार ज्यूज के जो मर्डर की शुरुआत हुई थी कब, जून 23 से लेकर 1941 में। उसके बाद द यूनाइटेड स्टेट्स ज्वाइन सेकेंड, उसके बाद लास्ट में मैंने बताया था ना यूएस ने भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को ज्वाइन किया था, तो कब, 8 दिसंबर 1941 को। फिर सोवियत ट्रूप्स लिबरेट ऑस्टविच। ऑस्टविच थी, ठीक है, वो जगह है जहाँ पर लोगों को मार दिया जाता था ना, वो चैम्बर होते थे ना गैस के, इस टाइप से उनको ले जाता था ऑस्टविच में। तो जनवरी 27 1945 में, ठीक है। एलाइड विक्ट्री इन यूरोप, और लास्ट में क्या हुआ था, विक्ट्री यूरोप की जीत हुई थी, ठीक है, 8 मई 1945 को। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको आप बहुत अच्छे से याद करना, ये आती हैं एग्जाम में, ठीक है। हिस्ट्री में डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो आप जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे आगे या कुछ भी करेंगे आप, तो ये डेट्स बहुत काम आएंगी, इनको अच्छे से याद करना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं।
चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, साधारण लोग और ह्यूमैनिटी के खिलाफ जिन्होंने क्राइम किए थे ना, उनके खिलाफ है ये लेसन। चलिए चलिए अब आज के लिए बस इतना ही। पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।